ये सब कुछ वजारत दाखिला के हुक्म पर और उनकी ईमा पर हुआ है। ना इस्टेब्लिशमेंट ना मौजूदा हुकूमत है ये चाहती है कोई इस तरह का जलसा हो। गवर्नमेंट और पीटीआई दोनों मिले हुए हैं। तकरीबन 1 साल से ऐसा ही होता आ रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस खबर पर पाबंदी लगेगी दरअसल वही खबर होगी। इससे नुकसान ही होता है, रियासत को फायदा तो नहीं होता। बड़े होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। उनका अपना कोई रिलेशनशिप है इनके साथ, साबिर हुसैन मिट्ठू के साथ। उन पे दबाव डाला जा रहा है 9 मई के केसेस के हवाले से। ये किसके कहने पे किसके साथ हैं? क्या आपने ये सारी बातें क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताई थी? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। एक बहुत ही इंकशाफात से भरपूर इंटरव्यू, उसकी बात करेंगे हम प्रोग्राम के अगले हाफ में। पहले ज़रा इस्लामाबाद में क्या हुआ उसके ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों की राय जान लेते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करना था लेकिन इजाज़त ना मिली, सिक्योरिटी वजूहात, और जो इलाका मकीन है वहाँ पर जहाँ पर जलसा करना था उन्होंने शिकायत की कि वो नहीं चाहते यहाँ पर जलसा हो। मुख्तलिफ वजूहात उन्होंने बयान की, तो इसलिए इजाज़तनामा मनसूख कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इल्ज़ाम लगाती है कि ये इतना सादा मामला नहीं है, ये सियासी तौर पर इंतकामी कार्रवाई हुई है और ये सब कुछ वजारत दाखिला के हुक्म पर और उनकी ईमा पर हुआ है। लेकिन हुकूमत स्पेसिफिकली वज़ीर कानून इसके ऊपर मौक़िफ़ ये लेते हैं कि सिक्योरिटी वजूहात थी और इंतज़ामिया का डिसीजन था, इसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। बट ग्रेटर सवाल इसके ऊपर ये है कि ये जो सियासी एक्टिविटी, जलसे जुलूस जब मनसूख होते हैं या नहीं करने की इजाज़त दी जाती तो किसका फ़ायदा होता है, किसका नुकसान होता है, इसी के ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानते हैं। और आज पैनल पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में, फ़खर दुरानी साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, स्काइप के थ्रू हमारे साथ हैं बेनज़ीर शाह साहिबा और उमर चीमा साहब भी। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो सबसे पहले फ़खर आपसे जानना चाहते हैं, ये जो जलसा मनसूख हुआ है, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, क्या इसकी असल वजह है? क्या वाकई में इलाका मकीनों ने शिकायत की, बड़े मसले मसाइल हो रहे थे, पीटीआई के कंसर्न्स बिल्कुल सही हैं, या फिर आपको लगता है कि इसके ऊपर सियासत हो रही है और फिर उसका फ़ायदा किसको होगा? शुक्रिया अलीना। मेरा ख्याल है कि ये जो कंसर्न्स की बात है जो इलाका मकीनों की, ये पहले भी इस तरह के कंसर्न्स उठाए जाते थे, ख़ासतौर पे जब इमरान खान ने पहले धरना दिया या ताहिर उल कादरी साहब ने पहले धरना दिया था, तो जो करीब वाले सेक्टर्स थे वो हमेशा कंसर्न्स रेज़ करते थे, लेकिन तब इन कंसर्न्स को कोई नहीं सुनता था। उसके बावजूद जो है वो हमने देखा हफ्तों धरने भी जारी रहते थे, इस तरह के जो है जलसे जुलूस भी होते थे। तो कंसर्न्स मैं समझता हूँ कि ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। असल जो मामला है वही है कि इसके हवाले से ना इस्टेब्लिशमेंट ना बाकी जो है मौजूदा हुकूमत है ये चाहती है कोई इस तरह का जलसा हो। ये जो जलसा मनसूख हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि ये पीटीआई के लिए सियासी तौर पे बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। उसकी अगर मैं आपको रीज़न्स दूँ, देखें इससे पहले जो है बारहा पीटीआई को जलसे जुलूस करने से मना किया जाता था। एक मैं आपको बड़ी मशहूर एग्जांपल, जब इमरान खान की हुकूमत के बाद ये केपी से जलसा लेके आए थे, उसके इन्होंने वो राना सनाउल्लाह साहब थे उस टाइम वज़ीर दाखिला थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा था जो केपी से एक रेला लेके आए थे वो यहाँ पे जिनाह एवेन्यू तक पहुँच गया था। तो ये इनके लिए मैं ये समझता हूँ कि ये सियासी तौर पे बड़ा एक इन्होंने लूज़ किया है, और उसकी जो रीज़न मैं समझता हूँ कि मई 9 के बाद जो इनका वर्कर है वो काफ़ी हद तक डरा हुआ है, और पीटीआई खुद भी इस हवाले से श्योर नहीं थी कि ये जलसे की जो कॉल दे रहे हैं क्या लोग निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे। अगर कम तादाद में निकलेंगे तो ये उसका इम्पैक्ट सियासी तौर पे बड़ा बुरा होगा जो पीटीआई के हवाले से। और फिर एक ये भी था कि इनको एक खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, एक ये भी आसरा था कि शायद खैबर पख्तूनख्वा से कोई बड़ा रेला जो है वो साथ ले आएंगे, तो उससे भी ये जो तन्नूर जलसा था वो कामयाब हो सकता था। शायद एक रीज़न ये भी हो सकती है कि वहाँ से भी कोई इतनी अच्छी कोई वो नहीं थी कि लोगों की तरफ से। तो मेरा ख्याल है ओवरऑल ये एक अगर हम जो बुनियादी हकूक़ हैं उसको एक साइड पे रख के देखें, सियासी तौर पे देखा जाए तो ये पीटीआई के लिए सियासी तौर पे नुकसानदेह, और ये जो मौजूदा हुकूमत है या इस्टेब्लिशमेंट है या सिक्योरिटी इदारे हैं, ये उनके लिए विन विन सिचुएशन है कि अगर ये पिछले 8-9 दिनों से ये बाकायदा तौर पे तैयारियां सब कुछ किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हर्डल्स देखें पहले भी आती थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये नहीं कर सके तो ये पीटीआई के लिए बड़ा एक सेटबैक है। लेकिन फ़खर, ये जो अभी आपने कहा कि उनको ये खदशात थे कि लोग भी नहीं आने थे, तो ये तो एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं होगी कि नहीं हुआ जलसा तो काफ़ी फेस सेविंग भी हो गई?
अलीना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं है, बल्कि इन्होंने खुद अगर कॉल अप किया है, इसका मतलब यही है कि लोग नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से इनको ये बात दुरुस्त है कि ये एक हुकूमत की तरफ से इजाज़त ना देना, लेकिन हुकूमत की तरफ से इजाज़त ना देने की ये पहले भी परवाह नहीं करते थे। मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि पहले भी मना किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम तर जो है वो बैरियर्स हटा के यहाँ आ जाते थे। तो अब मसला यही है कि ये अब इनके पास शायद वो अवाम उस तरह नहीं निकल रही, जिसकी वजह से ये इन्होंने खुद ही फिर कॉल अप वो कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया। उमर, फायदा किसका, नुकसान किसका? मुझे तो लगता है कि इसमें गवर्नमेंट और पीटीआई दोनों मिले हुए हैं। अच्छा। क्योंकि देखें, अगर सिर्फ ये पीटीआई का मसला होता तो गवर्नमेंट को जलसे को कैंसिल ही नहीं कर, उनको इजाजत दे देनी चाहिए थी, ताकि उनको चैलेंज देते कि हाँ आप लोग लेकर आए। अगर इन्होंने भी तो इजाजत नहीं दी और पीटीआई जो है उसके लिए भी जवाब मिल गया, असल में पीटीआई को जरूरत क्यों थी? पीटीआई को जरूरत इसलिए थी कि कुछ देर से इनके लोग इस जोन में थे या इस मफरूजे पर चल रहे थे, और वो अपनी लीडरशिप पर एक दबाव भी डाल रहे थे जी कि आप लोग कोई प्रोटेस्ट की कॉल नहीं दे रहे, आपको कोई एक मुल्क पर एहतजाज का ऐलान करना चाहिए ताकि इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ किया जा सके। तो इन्होंने उनको एक तरह से कैथारसिस भी कराना था। लेकिन दूसरा उसमें सवाल ये है, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें उनको कोई बंदे लाने का मसला था, लेकिन आगे बंदे ला के उनसे करना क्या है? इनमें से कौन सा ऐसा लीडर था, या जो अगर जलसा होता है तो लोग किसको सुनने आते हैं? लोग तो इमरान खान, जो पीटीआई वाले हैं वो इमरान खान के अलावा किसी को नहीं मानते, और जो बाकी लोग हैं वो एक दूसरे को नहीं मानते। जो उनकी लीडरशिप है, उनकी आपस में इतने इख्तलाफात है, लड़ाइयाँ हैं। एक तो ये मामला रहता कि उधर कौन जो है स्टेज पर बैठेगा और कौन नीचे बैठेगा, और दूसरा लोग किस, तो मेरे ख्याल है कि ये काफी एक इनके लिए मसाइल होते। तो ओवरऑल ये बाकी सारे बहाने हैं कि जो लोग हैं उनकी वजह से गवर्नमेंट कंसर्न्ड हो गई है कि लोग जो हैं वो इर्द गिर्द के अहले मोहल्ला जो हैं वो तंग आ गए हैं, और उन्होंने कहा जी कि हम जो हैं बड़े एक पीस लविंग किस्म के और खामोशी पसंद लोग हैं, तो ये इधर दरमियान में से कैसे आ गए। एक और चीज ये है कि एक अदम एतमाद की फिजा, कि अगर कोई खुदा खास्ता कोई उधर धमाका हो जाता, उसका किसको फायदा होता है और किसको नुकसान होता है। यानी कि हम तो अनफॉर्चुनेटली जितनी तकसीम हो चुकी है, अब चीज के साथ में देखते हैं ना, उसमें इंसानी जानों की तो इतनी वैल्यू नहीं है। उसमें यह है कि इस पे इन लाशों पर सियासत कौन करे। इमरान खान जो है वो कहते हैं कि इन्होंने हमारे बंदे मरवाए हैं या जानबूझ। गवर्नमेंट जो है उसके लिए भी चैलेंज होता है कि ये कि वो इस तरह की थ्योरीज जो है वो फैलाते कि इन्होंने खुद लोग इधर से इस तरह के बुलाए थे कि जो कोई इस तरह की कार्रवाई ये कोई एक सियासी तौर पे और ज्यादा एक एडवांटेजेस हो। तो एक अदम एतमाद की फजा भी है, और बाकी जो एक फैक्टर्स हैं जिस तरह का मैंने जिक्र किया कि एक लैक ऑफ लीडरशिप के इमरान खान के अलावा कोई और लोग किसको सुनने आते, ये भी मसला था। तो ये सारे मसाइल जो है मिलजुल के मेरे ख्याल है कि ये सब के लिए एक विन विन सिचुएशन बन गई है कि गवर्नमेंट को भी इतराज नहीं रहा, और पीटीआई जो है वो भी एक रिकॉर्ड की खातिर कह सकती है जी कि अपने लोगों को हमने जलसा करने की कोशिश की है और अब ये हमसे इतने डरे हुए नहीं देते। अच्छा, बेनजीर आप इत्तेफाक करती हैं? अलीना, देखिए चीजों को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ये जो जलसा है, अगर ये कोई एक आध वाकया होता या पहली बार होता कि पीटीआई ने एनओसी के लिए अप्लाई किया, जलसा करना चाह रही है लेकिन इजाजत नहीं मिली क्योंकि सिक्योरिटी की वजूहत है, मुहर्रम का महीना है, तो हम भी यहाँ पे बैठ के कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, इतना क्या पीटीआई शोर मचा रही है, मुहर्रम की बात कर ले। लेकिन कॉन्टेक्स्ट ये है कि पिछले तकरीबन 1 साल से ऐसा ही होता आ रहा है पीटीआई के साथ। जब भी वो जलसे की इजाजत मांगते हैं, कोई ना कोई रुकावट खड़ी कर दी जाती है। अभी भी उन्होंने एनओसी के लिए डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया, पहले उनको इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाना पड़ा, वहां पे इजाजत लेनी पड़ी, तो फिर जाके उनको एनओसी मिली। और फिर अचानक से जलसे से 1 दिन पहले इस्लामाबाद की इंतजामिया को याद आया कि ओहो मुहर्रम है, हम तो जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। जैसे पहले उनको नहीं पता था कि मुहर्रम है, जलसा होने जा रहा है। और इससे पहले भी हमने देखा अलीना, पिछले महीने एहतजाज की उन्होंने कॉल दी पीटीआई ने मुल्क भर में। अब वो होता या ना होता, लोग आते या ना आते, वो एक अलग डिबेट है। आप इजाजत तो दे देते ना, लेकिन नहीं, आपने पंजाब में सेक्शन 144 लगा दिया।
इलेक्शन से पहले आपने उनको जलसे करने की, वर्कर कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं की, मजबूरन उनको ऑनलाइन अपने जलसे करने पड़े। जब उन्होंने ऑनलाइन किए तो अचानक से मुल्क में सोशल मीडिया बंद हो जाता था। देखिए अलीना, एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान साहब की सियासत की मैं तो कोई बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से उनका कोई इतना जमहूरी रवैया अभी तक नहीं रहा। होपफुली हो सकता है आगे जाके बदल जाए, लेकिन अभी तक उनका यही इसी किस्म की सियासत रही है। लेकिन पीटीआई एक हकीकत है, पीटीआई का वोटर एक हकीकत है, पीटीआई का सपोर्टर एक हकीकत है। पीटीआई का वोटर आपको फॉर्म 45 और 47 में सिर्फ नहीं मिलता, वो आपको नजर आता है। जब आप बाहर जाते हैं, आप मुल्क के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आप उनसे मिलते हैं और वो वोटर जो है वो नाराज है, वो गुस्से में है, उसको सिस्टम पे कोई एतमाद नहीं है। तो नुकसान किसको होगा? उनको नहीं होगा, उन इदारों को जो अनइलेक्टेड है। नुकसान होगा उनको जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना है, जो आपकी मुस्लिम लीग नून इज द फेस ऑफ द गवर्नमेंट। इनको नुकसान होगा, क्योंकि फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए कहना कि देखिए हमारे साथ जुल्म हुआ तो हमारे लिए क्यों नहीं किसी ने आवाज उठाई, क्योंकि अभी आप खामोश बैठे हैं जब दूसरी सियासी जमातों के ऊपर क्रैक डाउन हो रहा है। तो बिल्कुल आप बैठते, आपको एक सही तरीका ये होता है, पीटीआई के साथ बैठते, आप कहते चले कोई एसओपीज तय करते हैं, आप इतने मुहर्रम है, आप गाने शाने नहीं लगा सकते, इतने बजे आप जलसा शुरू करें, इतने बजे खत्म कर दें, इस जगह पे ना करें, इस जगह पे करें। लेकिन ये जो एक ब्लैंकेट बैन लग जाता है हर चीज पे कि जलसे नहीं कर सकते, इंटरनेट बंद कर दो, सोशल मीडिया बंद, इससे नुकसान ही होता है, रियासत को फायदा तो नहीं होता। ठीक है मज़हर अब्बास साहब, खैबर पख्तूनख्वा में भी तो कल जलसा हुआ, फिर आज इस्लामाबाद में क्यों नहीं? इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी गवर्नमेंट है और यहाँ इनकी गवर्नमेंट है। क्योंकि महल्ले वक़्त देखें और वैसे भी जिस तरह के हालात है खैबर पख्तूनख्वा में, ज़्यादा संजीदा सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वहाँ पर। हाँ, लेकिन जलसा हुआ ना और कुछ भी वाक़या नहीं हुआ। कराची में JUI का जलसा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये बात ये नहीं है कि खुदा न खास्ता ऐसा हो नहीं सकता। ज़ाहिर है पाकिस्तान में ओवरऑल जो टेररिज्म की सिचुएशन है वो ख़तरनाक है, खौफनाक है। लेकिन आप पहले ही से ये अज्यूम करके किसी को जलसे की इजाज़त नहीं दें, फिर वो इंगेज करें, फिर वो NOC के लिए जाएं, हाई कोर्ट जाएं, और सिर्फ एक ही शहर में नहीं और भी शहरों में यही है। आप पंजाब में देख लें, क्या पंजाब में जलसों की इजाज़त है? PTI को नहीं है इजाज़त। यहाँ इस शहर में देख लें, क्या इजाज़त है? नहीं दी जाती इजाज़त। तो ये जो सिचुएशन है, इससे देखिए हम पता नहीं क्यों अपनी तारीख़ से सबक नहीं सीखते। जब भी कोई हुकूमत अपने मुखालफिन को की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर पाबंदी लगाती है, उससे उसको फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा उस पर होता, उसको होता है जिस पर पाबंदी लगाते हैं आप। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस खबर पर पाबंदी लगेगी दरअसल वही खबर होगी, इसलिए कि जिस पर आप, जिस पाबंदी को आप नहीं चाहते कि लोग पढ़ें या देखें, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई ना कोई खबरियत मौजूद है। तो जब आप किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाते हैं, और ये मेरे लिहाज से गैर एलानिया पाबंदी है, जिस तरह सिंध के शहरी इलाकों में या सिंध में या मुल्क भर में MQM लंदन पे पाबंदी है। MQM लंदन लीगली डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कानूनी तौर पे उस पर पाबंदी नहीं है, लेकिन वो कहीं जलसे जुलूस ये सब नहीं कर सकते। जिस दिन वो कोई एक्टिविटी करते हैं उनके लोगों को उठा के ले जाया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये तासुर बढ़ता जा रहा है कि PTI को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की इजाज़त नहीं है, माँ सिवाय इसके कि वो पार्लियामेंट के अंदर तकरीर कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन जो है पार्लियामेंट के बाहर जाके एक छोटी सी रैली निकाल सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली इस मुल्क में सियासी मुखालफिन के ऊपर पाबंदियाँ हैं, नज़र आ रही हैं, वाज़े तौर पे नज़र आ रही हैं। क्या इसका फ़ायदा हुकूमत को हो रहा है? हुकूमत को सिर्फ फ़ायदा होता है उसके इक़दामात से। हुकूमत को फ़ायदा होता है जब वो लोगों को रिलीफ देती है। हुकूमत को फ़ायदा होता है जबकि वो अच्छी गवर्नेंस की मिसालें कायम करती है। बाकी किसी भी इक़दाम से हुकूमत को फ़ायदा नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि जो इन्होंने आज जो कुछ किया है, जिस तरह अभी बेनज़ीर भी कह रही थी और उमर भी कह रहे थे कि क्या आपको ये पता नहीं था कि मुहर्रम उल हराम कब से शुरू हो रहा है? तो आप पहले ही दिन ये व्यू ले लेते, उनको इंगेज करते, कहते अच्छा हम आशूरे के बाद आप जलसा कर लीजिएगा, हम इजाज़त दे देंगे। हुकूमत के लिए तो अपॉर्चुनिटी होती है। क्या अपॉर्चुनिटी होती है? अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आप असिस्ट करते हैं कि इन 1-1.5 साल में PTI की पॉपुलैरिटी बढ़ी है
या कम हुई है, आप उनको फैसिलिटेट करते हैं। फ़खर का की राय, फ़खर का व्यू सबसे मुख्तलिफ है। फ़खर कुछ कहना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं या नहीं? अलीना देखें, हम जब सियासत को देखते हैं तो उसमें फिर ये नहीं देखते, सियासत में फिर अपने जो मुखालफीन होते हैं हमेशा उसी के जो है इख्तलाफ में ही वो किया जाता है। तमाम सियासी जमातें जो है माजी में जिस तरह बेनज़ीर कह रही थी कि आज इनके ऊपर हो रहा है तो वो सियासी जमातें जो हैं वो खामोश हैं, कल के इनके ऊपर होगा। देखिए ये हमेशा से ऐसा ही चलता आया है कि जो एक पार्टी अपोजिशन में होती है वो हुकूमती जो है उसके ऊपर तमाम तर दबाव होता है। असल मसला वही है कि आपने किस तरह इसको वो करके अपने लिए रास्ता निकालना होता है। सियासी जमातें हमेशा यही करती हैं, लेकिन जो पीटीआई की जो है वो एक स्ट्रेटजी है वो हमने देखा है वो डिफरेंट है। मैं ये समझता हूँ कि ये पीटीआई को पहले जिस तरह मदर साहब भी कह रहे हैं, पार्लियामान में इनकी एक बड़ी जो है वो एक वहाँ पे प्रेजेंस है, वहाँ पे ये पहले अपने जो है अपने लिए डायलॉग के जरिए रास्ता निकालें, उसके बाद जो है ये जलसे जुलूस और ये तमाम तर चीज़ें जो है वो उसको वो किया जा सकता है। जी बेनज़ीर, मैं ये जो इस्लामाबाद की इंतजामिया की तरफ से जो ऑर्डर आया उसको भी तो मैं पढ़ रही थी, तो इसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने लिखा है कि पीटीआई को उन्होंने बुलाया बात करने के लिए जब ये सारी जो कंसर्न थे वहाँ के रेजिडेंट्स के, और पीटीआई नहीं है। अब यहाँ पे इशू ये है अलीना कि वैसे अगर बाकी में पीटीआई को बुलाया तो उनको जाना चाहिए था, लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे बड़ा मुश्किल है इंतजामिया की बात की किसी भी बात पे इस वक्त यकीन करना। मैं इसकी आपको एक मिसाल ये देना चाहती हूँ कि अब देखिए सीडीए ने पीटीआई का जो सेक्रेटेरिएट ऑफिस है इस्लामाबाद में सील कर दिया, और सीडीए कहता रहा कि हमने तो नोटिस भेजे, इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो हमने सील कर दिया। फिर जब मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट गया तो हमें पता चला कि नोटिस तो भेजे नहीं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है नोटिस भेजने का, और जो नोटिस भेजे भी वो जो पुराने ओनर थे उस जमीन के उनको भेज दिए। तो इसलिए बड़ा मुश्किल होता है जब इस तरह की बातें कहा जाती हैं कि इन पर यकीन करना कि ये बहाने हैं कि नहीं है। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड क्योंकि एक बहुत अहम मामला बड़े उसके ऊपर बात करनी है हमने। अमीर भट्टी साहब के सन इन लॉ का मुझे फ़ोन आया जब वो मिनिस्टर बने। ये मुझे घर अलॉट हुआ है, मैं मिनिस्टर बन गया हूँ, तो मैंने सारे जजेस को वहाँ पे बुलाया खाने के लिए। ये उनके सन इन लॉ ने, ये उनके सन इन लॉ ने, तो मैंने उसी जो उनके सन इन लॉ अली अफजल शाही जो कि पंजाब में वजीर हैं और अभी एमएनए हैं, मैं उन्हीं की बात कर। उस खाने में कोई 20-25 जजेस गए और जिसका बाद में एक बहुत बड़ा इशू बना, और बाद में प्रॉबली लोग कहते हैं कि उसका उसने पॉलिटिकल फ़ायदा भी लिया। वेलकम बैक जी। साल के स्टार्ट पे आपको याद होगा कि एकदम से 2-3 इस्तीफे जुडिशरी में से आ गए थे, और हमने भी डिस्कस किया, हर जगह ये सवाल उठने लगे कि ये जो एकदम से जजेस ने रिज़ाइन किया है, वजह क्या है, क्यों आए हैं इस्तीफे। ये जो अभी आपने शख्सियत देखी ये उन्हीं में से एक इस्तीफ़ा था। इनका ताल्लुक़ है लाहौर हाई कोर्ट से, साबिक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, इनका नाम है शाहिद जमील। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील ने जब अपना इस्तीफ़ा दिया तो उसमें बड़ी उन्होंने पोएटिक सी बात भी की, और ये तासुर लिया जा रहा था तब कि शायद उन्होंने किसी दबाव में या उस दबाव से निकलने के लिए या उसका मुकाबला करते हुए इस्तीफ़ा दिया है। तो एजाज़ सैयद साहब हमारे, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया टॉक शॉक के लिए, और बड़े होशरुबा इंकशाफात हुए हैं, और ये इंकशाफात हुए हैं साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर हुसैन भट्टी से मुतल्लिक। कहते हैं साबिक जज शाहिद जमील साहब दावा करते हैं कि जो जस्टिस अमीर भट्टी हैं उनके दामाद का ताल्लुक़ पीटीआई के एक एमएनए से, जो अभी भी हैं पीटीआई के एक एमएनए से हैं उनके दामाद जो हैं, और इस ताल्लुक़ की वजह से उन्होंने अपने दामाद को बड़ा फ़ायदा पहुंचाया। मुख्तलिफ उन्होंने इंस्टेंसेस नरेट किए, आपने सुनी भी, उसमें से एक है कि जी जो अमीर भट्टी साहब के दामाद थे उन्हें तमाम जजेस को खाने पे अपने घर बुला लिया, फिर उनका ख्याल है कि इसके एवज़ बड़ा पॉलिटिकली फ़ायदा उनको होता रहा इस तरीके से कि मुख्तलिफ जजेस में मुख्तलिफ में फैसिलिटेट किया जाता रहा जस्टिस अमीर भट्टी की तरफ से। बड़े संगीन इल्ज़ामात जो लगाए जा रहे हैं। तो अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा पूछते हैं कि ये जो अब मंजर आम पर इंकशाफात हुए हैं, बातें खुलकर सामने आई हैं, इनकी तहकीकात कैसे होनी चाहिए, और जो पहले तासुरात कायम थे फ़खर, क्या अब वो ज़ायल हुए, या आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत होशरुबा इंकशाफात जो शाहिद जमील साहब ने किए हैं।
बिल्कुल अलीना, ये जो जस्टिस शाहिद जमील साहब का इंटरव्यू है, बड़े होशरुबा किस्म के इंकशाफात हैं। सिर्फ ये जस्टिस जो अमीर हुसैन भट्टी साहब के हवाले से नहीं, बल्कि उन्होंने 2014 से लेके 2024 तक जितने भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के गुजरे हैं, उन्होंने हर एक के टेन्योर के हवाले से बताया है कि कौन कौन से जजेस जो है वो बड़े अच्छे उन्होंने अपने उससे वो किया है, बतौर चीफ जस्टिस वो किया, उन्होंने दौर गुजारा था, और कौन कौन से थे जो कि अप्रोचेबल हैं। सिर्फ यही नहीं, फिर उन्होंने जो ये जस्टिस ये अमीर हुसैन भट्टी के अलावा दूसरा ये बताया कि किन किन जजेस को जो इस्टेब्लिशमेंट है या वो किस तरह अप्रोच करती थी, और फिर साथ ही जो साबिर मिट्ठू के हवाले से जो उन्होंने बताया, वो एक तो उनका अपना कोई रिलेशनशिप है इनके साथ, साबिर हुसैन मिट्ठू के साथ, जो इनके वालिद थे जज साहब के, और जो साबिर मिट्ठू साहब के वालिद थे वो आपस में कज़न थे, तो ये इसकी वजह से उनका मिलना जुलना था। फिर जो केसेस में किस तरह अप्रोच किया जाता था वो साबिर मिट्ठू की तरफ से, ये इस तरह के इंकशाफात। फिर साथ साथ उन्होंने ये भी साथ बताया कि ये जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था उसकी रीज़न क्या थी। वो कहते हैं कि वो रिफॉर्म्स चाहते थे, वो मुख्तलिफ उन्होंने रिफॉर्म्स के लिए सजेशंस भी मुख्तलिफ जो चीफ जस्टिस थे उनको दिया, ये जो साबका थे अमीर हुसैन भट्टी साहब उनको भी दिया, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा था। मैं बिल्कुल ऐसे मायूस हो गया था कि जो लाहौर हाई कोर्ट में रिफॉर्म्स के हवाले से कुछ नहीं किया जा सकता, तो उसकी वजह से उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया। लेकिन उसका इंप्रेशन ये पहुंचाया गया कि शायद ये भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या कोई इस तरह की दबाव था जिसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। फिर उन्होंने ये भी एक कोइंसिडेंस के जस्टिस एजाजुल एहसन के वक्त ही क्यों इस्तीफ़ा दिया गया। वो कहते हैं कि मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था, लेकिन फिर जैसे ही जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का इस्तीफ़ा आया तो फिर उन्होंने कुछ दिन रोक लिया ताकि ये ना एक तासुर जाए कि ये भी कोई उसी का एक सिलसिला है और उसी वजह से ये जो है वो मुस्तफ़ी हो रहे हैं। इस वजह से उन्होंने कुछ दिन रोकने के बाद अपना इस्तीफ़ा फिर ये किया। तो बुनियादी वजह वो कहते हैं रिफॉर्म्स के हवाले से रेजिस्ट किया जाता था। ये तमाम तर ये जो इंकशाफात हैं, ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही थी कि इसके लिए तहकीकात सुप्रीम कोर्ट को ये इसके हवाले से कोई कमीशन बना के जो है वो करनी चाहिए, जिस तरह के उन्होंने इंकशाफात किए हैं। अच्छा, आपकी क्या इसके ऊपर बेनज़ीर राय है? अलीना, इस किस्म की चीज़ें पहले भी सुनने में आती थी। अब मुझे नहीं पता कि इनमें कितनी सच्चाई है, लेकिन क्योंकि अमीर भट्टी साहब जो हैं वो रिटायर कर गए हैं, अभी मेरे ख्याल से मार्च में उन्होंने रिटायर किया था, तो वो इस वक्त अभी किसी पब्लिक ऑफिस में नहीं है। तो जुडिशल कमीशन को मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस इशू को टेकअप कर सकती है। इस पे हुकूमत को ही कोई इंक्वायरी कमीशन बनानी पड़ेगी, लेकिन इसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आपने जैसे सही कहा ये एक सीरियस एलिगेशन है और ये सिर्फ एक जज के बारे में नहीं है। वो कह रहे हैं कि 20-25 जजेस थे जो गए जब बुलाया गया उनको। तो इसकी इंक्वायरी एक क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे हैं कि इस किस्म के कुछ इल्जामात सुप्रीम कोर्ट के भी साबिक जजेस पे लगे, लेकिन वो इस्तीफा देके घर चले गए। उसके बाद हमें नहीं पता कि आगे क्या हुआ, इंक्वायरी होगी नहीं होगी, सच साबित होगा या वो झूठ था या सच था। बहुत जरूरी है कि एक प्रॉपर इंक्वायरी हो, और मेरे ख्याल से यहाँ पे हुकूमत ही है जो एक कमीशन बना सकती है। लेकिन आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि इसकी भी इंक्वायरी होना जरूरी है, लेकिन जजेस की तरफ से शिकायत आ रही है और अब तो एटीसी के जजेस भी कह रहे हैं कि उन पे दबाव डाला जा रहा है 9 मई के केसेस के हवाले से, उस पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए। उमर, आपने क्या इंप्रेशन लिया है सारे? और बड़ा दिलचस्प है ये जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने नून लीग की भी कई उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, मेरा ख्याल है इफ़ आई कैन रिमेंबर ऑन टॉप ऑफ माई हेड कि अता तारड़ साहब ने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा नाम लिया अफजल शाही का कि क्या कनेक्शन है क्या नहीं है। बट फिर ये जो सारे जजेस थे जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो जिन्हें रिज़ाइन कर दिया या जो चले गए, कि वो प्रो पीटीआई हैं और काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते थे, लेकिन अब जो इंकशाफात हो रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग। अलीना, ये जो जस्टिस शाहिद जमील हैं ये बड़े किरदार के मालिक हैं और बड़े अपराइट आदमी हैं, और अगर आप इनका सारा इंटरव्यू देखें तो उन्होंने जितनी बात करनी थी या जितनी बात का उनको पता है उससे ज़्यादा उन्हें बात नहीं की। इवन इसमें भी नहीं कि किसी जगह पर अगर एजाज ने उनको पूछा कि अच्छा फलां को किसने बताया था, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे ये बताया गया था। तो एक तो वो कोई ऐसा कोई मुबालगा मेजी से काम नहीं लेते। दूसरा ये है कि ये इनकी जो शोहरत है उसके हवाले से इनके बारे में कोई क्लैरिटी से बंदा ये बात नहीं कर सकता जी कि ये फलां साइड के हैं। एक होता है ना आजकल जितनी एक सियासी तकसीम हो चुकी है, तो कोई कहता है जी कि ये
पीटीआई के लिए कोई नरम गोशा रखते हैं या नून लीग के लिए नरम गोशा रखते हैं, इनके लिए जो एक इनकी शुरत है वो यही है कि इनके लिए एक कानून या आइन उसको मेयार बना के वो चीज़ों को सही या गलत का उसका अंदाज़ा लगाते हैं। ये जो जिस डिनर की बात हो रही है, ये ईसाई के डिनर की, तो उसमें जज साहब ने बताया कि जब मुझे पहले इन्होंने डिनर की बात की तो इन्होंने समझा कि शायद ये चीफ जस्टिस के घर पे डिनर है और उनका दामाद जो है वो चीफ जस्टिस के बिहाफ पर मुझे इनवाइट कर रहा है। जब उसने बताया जी कि नहीं मेरे घर पर है कि मैं वजीर बनाऊं और मुझे मैं अपने घर पे बुलाया, उन्होंने कहा कि मैं आपके घर में नहीं आ सकता, मेरे पास गवर्नमेंट के बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं तो मैं आपके घर में नहीं आ सकता। दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस है भट्टी साहब, उनका आपको आइडिया होगा कि इसी का अली का जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो ये उस टाइम भी उधर गए थे। और ना बात इनके बारे में जब इमरान खान इस्लामाबाद में पेश होते थे मुख्तलिफ जो लोअर कोर्ट्स में, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट्स हैं उधर जो जजेस के सामने, तो अली साई के बारे में तब भी कोई बातें इस तरह की आ रही होती थी जी कि उनको उनके जरिए पैगाम भेजा गया फलां जज को, क्योंकि जजेस जो है ज्यादा पंजाब से डेपुटेशन पे इस्लामाबाद आए हुए थे तो उनको कई तरह से पैगामात के हवाले से बातें चल रही होती थी जी कि उनको पैगाम भेजा गया है कि जी वो ऐसा करें वैसा ना करें। ये इस तरह की बातें चलती रहती थी उस टाइम में। इसमें मुझे नहीं आइडिया कि मेरे पास कोई ऐसी कि मैं बता सकूं कि कौन सी ठीक थी या गलत थी, लेकिन जो है इससे इस शुबा को तकवीत मिलती है। अब यही बात और यही इल्जाम जो हैं उनको हम इस तनाजर में देखें तो कहने को तो जो भट्टी साहब है वो भी बड़े प्रो पीटीआई किस्म के और जहादी किस्म के जज थे। अब उनके किरदार के बारे में पता चल गया कि जहाद ये तो नहीं है ना कि आपने एक पार्टी की साइड लेनी है, उसकी बुनियाद पे कि चूंकि आपको एक पार्टी पसंद है तो आपने उनको हर तरह से सपोर्ट करना है, और जहाद नहीं है। आपने एक कानून के मुताबिक चीजें आगे आपको चलानी चाहिए। पिछले दिनों आपको याद होगा कि एक और जज साहब थे शाहिद करीम साहब। शाहिद करीम साहब ने एक फैसला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि एजेंसीज को हुकूमत वज़ीर आज़म जो है वो आर्डर जारी करें एजेंसीज को कि वो ना जजेस के साथ डायरेक्ट रब्ता करें और ना ही उनके स्टाफ के साथ करें। मैंने उसके हवाले से ना ट्वीट किया, मुझे कोई 2 अफसरान थे उनका उस पर फीडबैक आया, जिनमें से एक इंटेलिजेंस का बंदा था और एक पुलिस का था। इंटेलिजेंस वाले ने मुझे बताया, उसने कहा जी कि हमसे ज्यादा जज साहबान हमसे रब्ता करते हैं, खास तौर पे जब इनकी इंडक्शन होनी होती है या इनकी एलिवेशन होनी होती है। और उसमें मुझे 1-2 उसने जजेस का भी जिक्र किया जो आजकल बड़े एक जहादी किस्म के जजेस हैं। दूसरा जो पुलिस वाले ने मुझे उसने मैसेज किया, उसने कहा जी कि ये आर्डर जो है ना ये इनकम्प्लीट है। असल में साथ ये बात भी आनी चाहिए कि जो जज साहबान है वो पुलिस वालों के साथ कोई जायज और नाजायज कामों के सिलसिले में राब्ता ना किया करें, हमसे भी वो एज अ साइल बात किया करें, ताकि अगर ये म्यार नहीं होगा ना, ये नहीं हो सकता कि आप जो है आधी बात करें पूरी ना करें। तो हमें पूरी बात करनी चाहिए और हमारे म्यारात जो है ना उनमें दोहरापन नहीं होना चाहिए। वो ऑर्डर जो है वो एजेंसीज के हवाले से था, वो पुलिस के हवाले से भी था, तो दूसरी साइड का भी फीडबैक होता है। तो मेरे ख्याल है कि अच्छा उमर, जब आपने ये जिक्र किया ये तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये फिनोमिना भी जरा देखिए कि वो जजेस जो समझे जाते थे कि जी बड़े प्रो पीटीआई हैं, वो उनसे तो तासुर ये भी मंसूब था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब है, वो इस्टेब्लिशमेंट के के लिए अच्छे सेंटिमेंट्स रखते हैं। तो जब हमने देखा कि शिफ्ट हुआ तो वो शिफ्ट में फिर भी प्रो पीटीआई ही रहे, ये फिनोमिना क्या हुआ? नहीं, असल में ये मेरे ख्याल है कि इसमें हमारे समझने में कोई गलती हुई है। और ये जजेस का नहीं मसला था सिर्फ, ये जर्नलिस्टों के हवाले से भी मसला था। बहुत सारे एंकर्स जो हैं उनके बारे में हम ये समझते रहे कि ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, लेकिन वो बाद में पता चला कि बेसिकली चूंकि उस टाइम पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर थे तो लिहाजा कोई वो एक फर्क करना मुमकिन नहीं था कि ये किसके कहने पे किसके साथ हैं। वो बाद में उनकी जो एक क्लैरिटी हमें ज्यादा एक वाज़े तौर पे नजर आई कि वो बेसिकली पीटीआई के साथ लायल हैं, और चूंकि उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई इलादगी हो गई है तो वो आज भी एक पीटीआई के लिए अपने वो तो सियासत में हो गया ना, तो फिर जुडिशरी में क्या हुआ? नहीं, मैं तो जुडिशरी में भी तो यही काम कर रहे थे ना। ये तकसीम जो है ये गलत है ना। आज भी जो बहुत सारे जजेस हैं, हमें बात पूरी करनी चाहिए। जब हम आधी बात करते हैं ना, कहते हैं कि नहीं जी उस टाइम भी हमने फलां चीज के खिलाफ थे, आज भी खिलाफ थे,
इस तरह से मसले हल नहीं होते। बात हमें पूरी करनी चाहिए, मेयार सबके लिए एक रखना चाहिए। जब हमारे दो मेयार होते हैं ना, तो वो लोग जिनको हम आमतौर पे विलन बना के पेश कर रहे होते हैं, उनका भी एक अपना व्यू पॉइंट होता है। मेरे सवाल पे फखर ने बड़ा मुस्कुराए हैं। फखर, आप क्यों मुस्कुराए रहते हैं? अलीना, देखें, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये हमेशा से ये भी आपको याद होगा कि जब ये पानामा का फैसला वो दिया गया था, तो उस टाइम ये मीडिया के ऊपर भी बाकायदा रिपोर्ट हुआ था कि कुछ जजेस की जो फैमिलीज हैं वो बाकायदा जो है वो उसमें आके वो फैसला सुन रहे थे। तो ये सिर्फ यही नहीं होता कि जजेस की अपनी पसंद नापसंद, फिर उसमें आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं, माशरे का भी, सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है। ये जो जज साहब हैं, इन्होंने इंटरव्यू में ये बातें भी कही हैं कि जजेस जो है वो इंटरफेरेंस उनकी या इन्फ्लुएंस किस तरह होते हैं, उसमें उन्होंने ये फैक्टर्स का भी जिक्र किया है कि ये उसमें सोशल मीडिया है, फैमिली फैक्टर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ये तमाम तर चीज़ें भी जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं और अप्रोचेबल जो जजेस को हैं वो बनाई जाती हैं। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा एक अहम उसमें जो एलिमेंट होता है कि वो जिस तरह जजेस के हवाले से आपने कहा है। जी बेनज़ीर। अलीना, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि देखिए, दो जो अनइलेक्टेड इदारे हैं, जुडिशरी और एक जुडिशरी में हमें ये नजर आ रहा है आजकल कि कुछ ना कुछ एहसास है कि हाँ, हमारे अंदर ऐसे लोग थे जो कॉम्प्रोमाइज थे। बल्कि उस दिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा भी कि हमारे अंदर ऐसे कुछ थे जिनके खिलाफ हमने एक्शन नहीं लिया। अब वो अलग बात है कि वो एक्शन अब लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन जो दूसरा इदारा है वहां पे तो कोई एहसास नहीं लग रहा, कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि कोई भी एहसास है कि जो उन्होंने किया वो गलत किया या दबाव डालने की कोशिश किया, जो भी उन पे इल्जाम है, ब्लैकमेल का रहा। तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से इस वक्त जुडिशरी में एक इंट्रोस्पेक्शन हो रही है कि ऐसे कुछ जजेस रह चुके हैं हमारे अंदर जो ब्लैक शीप थे। अच्छा, मैं तो ये फिनोमेना समझना चाहिए थी मज़हर साहब, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे यहाँ जुडिशरी बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज है, पोलराइज्ड है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कई साबिक़ चीफ जस्टिस और उनके इंटरव्यूज़ किए हुए हैं। मुझे आज भी याद है जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी ने एक मरतबा इंटरव्यू में मुझे बताया था कि 12 अक्टूबर को जब कू हुआ तो मैंने अपने फेलो जजेस को टेलीफ़ोन किया, तो उन्होंने कहा सिवाय कराची के 2-3 जजेस के किसी ने मेरा टेलीफ़ोन नहीं उठाया। फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब से एक मरतबा मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा 77 का मार्शल लॉ लगने से पहले जो सूबाई चीफ जस्टिस थे उनको अप्रोच की गई और ये कहा गया, ये उनका फ़ीडबैक लेने की कोशिश की गई कि अगर मार्शल लॉ लगा तो क्या आप एक्टिंग गवर्नर बनना पसंद करेंगे। तो उन्होंने कहा बदकिस्मती से उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने जाके रिपोर्ट किया कि जी सब तैयार हैं। बहुत अच्छा इंटरव्यू एजाज़ का। क्या ही अच्छा होता कि जिन जज साहब ने का इंटरव्यू किया है वो बहुत अच्छी रेपुटेशन के थे, लेकिन मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी होती कि जब वो ये इस्तीफ़ा दे रहे थे तो ये इस्तीफ़े में ये डिटेल्स वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख कर भेजते हैं और बताते कि क्या क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा किया था या नहीं किया था, लेकिन कोई रिपोर्टेड नहीं है, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ। जो 20-25 जजेज आप तसव्वुर करें कि अगर 20-25 जजेस गए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके माने क्या हुए? इसके माने ये हुए कि उन जजेस पर तो सवालिया निशान आ जाते हैं ना, तो उन जजेस के केसेस तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा सकते हैं इस वक्त। इस मैटर को टेकअप किया जा सकता है। चलें, जो रिटायर हो गया वो तो रिटायर हो गया, लेकिन बहुत से लोग तो रिटायर नहीं हुए होंगे ना जो उस दावत में गए थे, तो उस पर तो सवालिया निशान आ जाते हैं ना। तो बेहतर होता कि जस्टिस शाहिद जो है वो ये लेटर लिखते हैं चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, कि ये सूरत हाल इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में एग्जिस्ट कर रही है। उन्हें किस वक्त ये पता चला कि ये 20-25 जजेस गए हैं? उन्हें किस वक्त पता चला कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं वो इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? और अगर पता चला तो वो खामोश क्यों रहे? उन्होंने क्यों नहीं उस वक्त जो है मैटर को, क्योंकि एक इंटेग्रिटी वाला जज तो इसकी परवाह नहीं करता कि उसका
टेन्योर जो है उन्होंने क्योंकि एक हाजिर सर्विस जज के बारे में भी उन्होंने बात की, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उन्होंने बात की है कि वो पीटीआई के लिए किस तरह से फैसिलिटेशन करते रहे और उनके जो केसेस थे, मेरा तो सवाल ये है कि उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस उनके आगे लगा देते थे। जो बात उन्होंने, और ये जाहिर है एक रिपोर्टर का क्रेडिट है कि उसने उनसे उनको अप्रोच किया, उनका इंटरव्यू किया और ये बात सामने आई। लेकिन एक क्वेश्चन तो ये बनता था, मुझे नहीं पता उसने किया नहीं किया, कि आपने ये सारी बातें क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताई थी, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा था? क्योंकि वो तो उस वक्त फोरम था ना, वो उस वक्त फोरम था, उस वक्त उस चीज़ को टेकअप फौरी तौर पे किया जा सकता था। ठीक है, शायद उनकी जो उनको तो ऑलरेडी रिज़ाइन करना ही था। जी सर। तो मेरे ख्याल में इससे फिर एक जुडिशरी का जो हमारा एक पूरी तारीख है जो बदकिस्मती से, इसीलिए जो स्टैंडर्ड हैं वो तो यही है ना कि जजेस को सिर्फ अपने जजमेंट से बोलना चाहिए। जजेस को पब्लिक हियरिंग, पब्लिक फंक्शंस में, रिसेप्शंस में, सेमिनार में, कॉन्फ्रेंसेस में नहीं जाना चाहिए। उसकी वजह ही यही है कि जजेस सिर्फ अपने फैसलों से बोलते हैं, आप अपने रिमार्क से नहीं बोलते, आप अपनी ऑब्जर्वेशन से नहीं बोलते, आप सिर्फ और सिर्फ अपने फैसलों से बोलते हैं। तो ये ओवरऑल डिक्लाइन है हमारा। होपफुली सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को टेक अप माजरत के साथ, बट उस जैसे फैसले आ रहे थे, हम आप भी क्वेश्चन कर रहे थे उसके ऊपर, लेकिन आज उससे इम्पोर्टेंट ये है, अभी जैसे बेनज़ीर ने कहा, जब ये मामला निकला है और आज मुदाखलत की बातें हो रही हैं और जुडिशरी भी अपने आप को ठीक करने की, तो फिर ये भी तो सवाल उठता है ना उस वक्त से मुतालिक जब इतने बड़े इल्जामात आ रहे हैं और ये ऑन रिकॉर्ड आ रहे हैं कि इस तरह से फैसिलिटेशन हुई, ना, इस वक्त तो सूरत हाल ये है, क्या उसके ऊपर भी सियासी जमातों को जिस तरह से वो मुतहरिकें आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए, जुडिशरी को अपने उन साथियों के लिए भी फिर स्टैंड देना चाहिए। मैं फखर वन लाइन सिर्फ देखिए, इस वक्त जो सिटिंग जजेस ने चीफ जस्टिस को लिखा है और जो मैटर उनके नोटिस में लाया है, उसमें क्या प्रोग्रेस है? हमें कोई प्रोग्रेस नज़र आती है? ऐसा लग रहा है कि मैटर जो है वो अंडर द कार्पेट चला गया है, या आई डोंट नो कि उस चीज़ का कितना सीरियसली नोटिस लिया गया है, वो चाहे अनफाउंडेड हो या फाउंडेड हो। लेकिन अगर सिटिंग जजेस ये कह रहे हैं कि उन पर दबाव है, तो इससे बड़ा मैटर और क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चल रहा है सर। वैसे फखर कुछ फखर अगर आप एक सेकंड में उमर से, मैं मजहर साहब जो सवाल कह रहे थे कि क्या ये जज साहब जो है वो उन्होंने ये टेकअप किया था जो चीफ जस्टिस थे उसके साथ या नहीं, देखें वो उन्होंने इस्तीफ़ा ही इस बुनियाद के ऊपर दिया। वो कहते हैं कि ये बारहा इस तरह के जो मामलात थे वो टेकअप करते रहे चीफ जस्टिस के साथ, लेकिन उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मजबूरन वो कहते हैं तंग आके उन्होंने रिज़ाइन किया है। जब ये बात उनकी नहीं सुनी गई तो ये उसके बाद ही उन्होंने रिज़ाइन किया। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाह रहा हूँ वो किस चीफ जस्टिस से मैटर टेकअप करते रहे? अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये जो उन्हीं चीफ जस्टिस सर जो अमीर हुसैन भट्टी है, जिनके दामाद के घर में दावत की गई और 25 जजेस गए, उन्हीं चीफ जस्टिस के सामने इन्होंने ये मामला टेकअप किए। तो मैं यही कह रहा हूं कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्यों नहीं लिखा? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मामला आप लेके गए? वहां एक खत भेज देते, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपनी दरखास्त दे देते, या मुख्तलिफ फोरम्स आप किसी भी तरह से कर सकते थे। मज़हर साहब ये नुक्ता उठा रहे हैं फखर जी, ये बिल्कुल बात, ये नुक्ता उनका दुरुस्त है। ठीक है उमर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे पहले जी? हाँ अलीना, एक तो ये बात है कि मजहर साहब जो बातें कर रहे हैं मुझे बड़ी मासूम बातें लग रही हैं। मजहर साहब का ख्याल है कि अगर चीफ जस्टिस तक मामला चला जाता तो इस मुल्क में इनकलाब आ जाना था। आप देखें वो जो मजहर साहब वो जो ये जो इनकी अली साई के घर में जो खाने की दावत की बात हो रही है, ये दावत उस टाइम रिपोर्ट भी हुई मीडिया में, उस टाइम भी कोई इनकलाब नहीं आया था, कोई क़यामत नहीं आई। सर वैसे इन ऑल फेयरनेस सर, ठीक है जोक्स अपार्ट, लेकिन इन ऑल फेयरनेस सर जब मामला गया सुप्रीम कोर्ट में तो हमने वाकई में तारीख में पहली दफ़ा इनकलाब देखा कि ना सिर्फ उस नोटिस लिया गया उस दरखास्त का या वो उस खत का शिकायत का, बल्कि उसके ऊपर फुल कोर्ट बिठा के फिर समाअत भी हुई और वो ओपन भी हुई। तो ये क्रेडिट तो देना चाहिए सर। वो निकले उसमें से कुछ नहीं निकले वो एक अलग बहस है, लेकिन ये क्रेडिट तो देना चाहिए। ये किसकी बात कर रही हैं, कौन से वाकये की? सर ये जो 6 जजेस ने इसी मुतालिक खत लिखा था ना, दबाव और ये सब कुछ इस मामले के ऊपर। नहीं वो ये था ना, 6 जजेस थे। अब ये है कि एक जज अगर कोई इस तरह की बात करता, पता नहीं उधर तक जाती या नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये बात उस टाइम रिपोर्ट हुई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन लेना होता तो कई मामला पे सुमोटो एक्शन ले लेते हैं,
वो लेते तो इसका मतलब है कि वो पूरी लाहौर हाईकोर्ट के खिलाफ एक्शन लेते कि 25 जज गए हुए हैं। हाँ, लेकिन उमर बड़ा सीरियस होता अगर देखिए, अगर एक सिटिंग जज हाईकोर्ट का अपने चीफ जस्टिस के हवाले से, या जो उनके में इतने जजेस गए हैं मिनिस्टर के घर के ऊपर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उस वक्त अगर लेटर लिखते और ये भी लिखते हैं कि मैंने अपने कंसर्न चीफ जस्टिस को अप्रोच की लेकिन सुनवाई नहीं हुई, तो मेरा ज़मीर जो है वो इस पर मलामत कर रहा है। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट शुड टेक, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा इफेक्टिव फोरम होता है। और उसके बाद ज़ाहिर है चीज़ें तो पब्लिक होती हैं, और हमारे यहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर उस वक्त शायद टेकअप होता मामला तो कम से कम ऑन रिकॉर्ड ये बात आ जाती। अब तो जाती है, वो भी रिटायर्ड हैं, अच्छा, वो भी रिटायर्ड हैं जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं। मैं उमर, आई एम रियली क्यूरियस, क्या समझते हैं ये जो जजेस हैं जिनसे मुतालिक यही तासुर था कि पीटीआई के लिए ओवरबोर्ड जाके फैसले किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बहुत से फैसले दिए जिसमें कोई कानूनी जवाब भी एट टाइम्स नहीं नज़र आता था, ब्लैंकेट हमने देखी बेल्स मिली, तो ये सारों से मुतालिक तो तासुर यही था, ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। फिर क्या सिस्टम के अंदर से तब भी कोई ना कोई फैसिलिटेशन हो रही थी या मैसेजिंग नहीं सही थी? वजह क्या थी कि इधर चेंज ना आया? अलीना, एक तो जो पहले बेनजीर बात कर रही थी ना जस्टिस मंसूर अली शाह की, जस्टिस मंसूर अली शाह जब चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट, और उन्होंने सिस्टम को शेकअप करने की कोशिश की और उस वजह से उन्हें काफी मुजामत का सामना भी करना पड़ा, और उसी के सबब उन्हें आगे चीफ जस्टिस से लाहौर सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। दूसरी बात जो आप सवाल कर रही है, असल में हुआ ये कि जो एक पेज कायम था, वो पेज जब फटा और उसके जो वाली वारिस थे, जो उसके जो सारे चलाने वाले थे, वो भी चले गए। तो जब टीम चेंज हुई तो नए लोग आ गए और उनकी आपस में, और अभी भी मैं ये समझता हूं कि अभी भी अदलिया में बहुत सारे लोग हैं जो बज़ाहिर लग रहे हैं कि वो बड़ा स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन असल में उनका आज भी स्टैंड एक पार्टी के लिए है, इससे ज्यादा उनका स्टैंड नहीं है। यानी कि वो अगर कोई पार्टी आएगी तो शायद उनके म्यार उसके साथ बदल जाए। अच्छा, चलें जी, देखते हैं इस सिलसिले में आगे क्या डेवलपमेंट होती है, उसके ऊपर रखेंगे, सरा भी करेंगे, बट आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।